धन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अभी पिछली बार हमने देखा कि शरीर में 5 पित्त, 5 कफ और 5 वायु रहते हैं। उसमें से हमने 5 वायु की बात बताई, उसके स्थान भी बता दिए। एक वायु होते हुए भी 5 कार्य भेद से नाम 5 अलग अलग होते हैं, क्योंकि पांचों का कार्य अलग अलग है। तो वो वायु प्रबल होता है, वायु का बहुत महत्व है। तो जो वायु किसी एक्सरे में या कोई भी साधन से उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, इसके लिए आपको वात कोई पेन है और कितने भी आप एक्सरे निकालेंगे तो उससे वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वायु है, उसका कोई चित्र नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है और ये प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य ही नहीं है। इसके लिए वायु प्रबल कहा, वायु को बहुत बलवान कहा और सूक्ष्म भी कहा। ये कितने कितने गुण वायु में है वो हम देखते जाएंगे। तो ये 5 वायु के नाम है मुख्यतः से। ये वायु संचरण का कार्य करता है पूरे शरीर में, उसको व्यान वायु कहते हैं, वो भी हमने देखा, व्यान सर्व शरीर से। तो बहुत सारे वायु के ये कर्म है, बहुत सारे गुण भी है। तो इसके लिए अभी हम वाग्भट के अनुसार, खास करके मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको अष्टांग हृदयम के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही आसान है सबको समझना, सूत्र शैली में है, इसके लिए बहुत आसान रहेगा। तो मैं ये प्रकार सहित समझाता जाऊंगा ताकि आपको आयुर्वेद की परिभाषा समझती जाए, और जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाए तो आपको सारी चीजें, मतलब सारी जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है आयुर्वेद की परिभाषा, जिसको कहते हैं आयुर्वेद की परिभाषा है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने 5 वायु के नाम लिखा है, उसका एक श्लोक है, वो भी मैंने आपको बताया कि ये 5 वायु कहाँ कहाँ रहते हैं। हृदयपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थ व्यान सर्व शरीरगः। ये 5 वायु कहाँ कहाँ रहते हैं ये श्लोक में बताया गया है। तो ये 5 वायु की बात मैंने बताई अभी। अब आगे जाकर हम कफ की बात करेंगे। ऐसे ये तीनों दोष विभिन्न पथियों में, विभिन्न पद्धतियों में स्वीकारे गए हैं। इसका असाम्य होना ही रोग की अवस्था कही जाती है, और इसका साम्य होना, समान हो जाना, वही निरोगिता कहलाती है, वही स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये हमने देखा कि ये स्वास्थ्य और रोग में इतना अंतर है कि रोग की अवस्था में ये तीनों दोषों में से कोई एक दोष बढ़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो रोग की अवस्था कही जाती है। तो इसके लिए रोग और साम्य आयुर्वेद में त्रिदोष के सिद्धांत के आधार पर रखे गए हैं। तो जैसे 5 वायु पूरे शरीर का तंत्र चलाते हैं, उसी तरह से 5 कफ है। 5 कफ में सबसे ज्यादा जिसका कफ का व्यवहार है वो है अवलंबक कफ, उसी पर अवलंबन होता है हमारा, वो चेस्ट के भाग में रहता है। इसके लिए आपने देखा होगा कभी विकृत हो गया कफ तो हमको ज्यादा से ज्यादा भार कहाँ लगेगा, वजन कहाँ लगेगा, चेस्ट पर। हम जो कफ बढ़ गया तो कहाँ शेक करेंगे, यहाँ करेंगे ना, गले के ऊपर नहीं करेंगे, या तो फिर हमने पीछे कर दिया पीठ पर, या तो फिर कमर पर किया, ऐसा नहीं करेंगे। कफ का बढ़ावा, आज एलोपैथी डॉक्टर भी ये मानते हैं कि कफ बढ़ गया तो यहाँ शेक करते और यहाँ पर कुछ भी हीट देते हैं तो वो कफ बाहर निकलता है। वो कौन सा कफ है, वो अवलंबक कफ है, जो प्राकृत रूप में रहता है। अवलंबक कफ इसलिए है क्योंकि वो शरीर का अवलंबन करता है, शरीर की स्थिति को धारण करता है, उसको अवलंबक कफ कहते हैं। तो ये पहला ही अवलंबक कफ है, उसका स्थान कहाँ पर है, छाती पर है। वो विकृत हो जाएगा तो हमको पता है कि हमको श्वास आएगी, सांस फूल जाएगी, बार बार यहाँ पर वही वजन लगेगा यहाँ पर, और हम अच्छी तरह से सांस को नहीं ले पाएंगे, वोमिटिंग जैसा होगा। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो विकृत होता है जब अवलंबक कफ, तब ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं।
तो ये अवलंबक कफ, क्योंकि वो अवलंबन करता है, धारण करता है, इसके लिए उसका नाम अवलंबक कफ है। दूसरे कफ का नाम क्लेदक कफ है, जो मुख्यतः से इंस्टाइन के आसपास रहता है, आंत्र के चोटिया बड़ी आंत्र के पास रहता है। तो वो जहाँ होजरी के जो पतली सी दीवार होती है उस पर वो कफ लगा रहता है, तो वो पाचन को भी मदद करता है और पाचन क्रिया को भी ठीक रखने का कार्य करता है। उसको हम कहते हैं क्लेदक। वो क्लेद जैसा होता है, तो वो क्लेदक कफ कहा जाता है। उसकी हम टर्मिनोलॉजी बाद में समझते जाएंगे, अभी केवल आप नाम याद रख लीजिए। दूसरा जो कफ का नाम है वो क्लेदक कफ है। तीसरा है, जैसे आयुर्वेद में उसके कर्म को देखकर उसके नाम रखे हुए हैं, तो इसके लिए तीसरा जो कफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बोधक, जो बोध कराता है। जैसे हमने कोई भी चखी वस्तु, तो जीभ में जो सलाइवा है, जिह्वा में जो हमारी जीभ में जो लेयर है, जो सलाइवा है, जो एक क्या कहते हैं उसको, कि जो एक लचीलापन है, जो एक मतलब जो एक गीला दिखता है अंदर, तो वो कफ का ही भाग है। उसको कहते हैं, वो बोध कराता है, कि ये रस का बोध कराता है, इसके लिए उसका नाम है बोधक। जैसे उससे पता चलता है कि कौन सा मीठा है, खारा है, कौन सा रस वाला है, ये 6 में से कौन सा रस उसमें है, तो उसको कहते हैं बोधक। बोधक अर्थात बोध कराने वाला, रस का बोध कराने वाला, इसके लिए उसका नाम है बोधक। वो जिह्वा में रहता है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि ये तीनों दोष 4 अवस्था में निरंतर बढ़ते और घटते रहते। आप कुछ ना करो, ऐसी 4 अवस्था है। 4 अवस्था कौन सी है, वो भी वाग्भट भट्ट ने बताया है अष्टांग हृदयम में। वो है दिन एक, दिन के अलग अलग भागों में वात पित्त कब बढ़ेगा। दूसरा है रात, रात के भी अलग अलग भागों में कफ और वात पित्त बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तीसरा है आयु, आयु के हिसाब से भी कफ बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा। वो भी हमने देखा पहले कि बाल्यावस्था में कफ पित्त वात बढ़ते हैं, बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त, और ये वृद्धावस्था में वायु। तो एक है दिन, एक है रात, एक है आयु। आयु के हिसाब से भी ये 3 दोष बढ़ते रहेंगे। और चौथा है भोजन। भोजन के आदि में, मध्य में और अंत में भी कोई दोष बढ़ते रहेंगे। जैसे आपने कोई गाड़ी को स्टार्ट किया, बाद में क्या होता है कि ऐसे 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 फ्यूल जाना चालू हो जाएगा, हीटिंग आनी शुरू हो जाएगी, कूलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे दिन होता है, रात्रि होती है, तो पूरी की पूरी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमारी वही बढ़ती है, तब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चौथा है, हम जब भोजन स्टार्ट करते थे तब ये प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि भोजन की सुगंध आई तो पाचक रस तैयार हुए, तो कफ का जो बोधक कफ था वो बढ़ गया, क्योंकि वो पाचक था, स्टिम्युलेट हुआ, तो स्टिम्युलेशन हुआ तो बोधक कफ बढ़ा, तो सलाइवा उत्पन्न हुई, क्योंकि भोजन को पचाना है, तो वो तैयार हुई। तो इसके लिए ये पहला हुआ कि ये सलाई। इसके लिए आयुर्वेद में भोजन के पहले क्या लेना है वो बताया है। आपने देखा ये कितनी गहरी व्यवस्था है कि भोजन के पहले क्या लेना है और भोजन के मध्य में क्या लेना है, भोजन के अंत में क्या लेना है। भोजन से पहले बढ़ता है कफ। इसके लिए भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताया कि भोजन आदो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम। भोजन के आदि में क्या करो, तो लवण के साथ आर्द्र का संयोग करो, क्योंकि वो कफ बढ़ेगा। तो कफ बढ़ेगा तो उसका समन किससे होगा, तो किससे हो जाएगा, अदरक से और नमक से, सेंधा नमक से। इसके लिए ये बताया कि भोजन आदो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, पहली बात। मध्य में पित्त बढ़ेगा, इसके लिए भोजन के मध्य में पानी पियो। ये एक बड़ा विवाद लोगों ने छेड़ दिया था कि भोजन के मध्य में पानी पीना है या नहीं पीना है। आयुर्वेद में हरेक जो नियम बताए हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक साइंस है। तो वो भोजन के मध्य में पानी पीना है, ये 2-3 जगह पर बताया गया है, और ये प्रूव होता है ये तर्क से भी, लॉजिक से, कि भोजन के मध्य में पानी पीना ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो पचन के लिए बहुत आसान रहता है पेस्ट बनने में। तो आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा बताया है कि भोजन आंते विषम वारी, मध्य
मध्यवारी तु अमृतम, भोजनांते विषम वारी मध्यवारी तु अमृतम। ये भोजन के अंत में पानी नहीं पीना है, अपितु भोजन के मध्य में पानी पीना है। भोजन के आदि में पीने से मंदाग्नि हो जाती है, तो ये भी बताया है कि भोजन के आदि में भी तुरंत पहले नहीं पीना है, नहीं तो भूख मर जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी। तो ये भोजन कुछ नियम है, इससे उसके पीछे ये लॉजिक है, ये आयुर्वेद का ये साइंस है, वो पूरा लॉजिक समझाता है कि क्यों। और फिर अपवाद भी बताए हैं कि अच्छा सबको ऐसा है, तो सबको ऐसा नहीं है, कोई कोई अपवाद है। विरुद्धाहार भी ऐसे नहीं करना है, लेकिन कोई कोई लोगों को विरुद्धाहार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। व्यायाम इनाम मतलब जो व्यायाम करता है, अति परिश्रमाणाम अति परिश्रम जो करता है, तो उनको साइड इफेक्ट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं सब कोई वो करने लगे। विरुद्धाहार भी किसको हानि नहीं करता है, उसका पूरा लिस्ट अष्टांग हृदयम में दिया है वाग्भट ने। चंडू भट्ट जी थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। आपको पता है उनके नाम पर अभी झंडू फार्मेसी है। सबसे पहले वही आए ना, झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। वो झंडू भट्ट जी चाहते थे कि फार्मेसी न हो, उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके पौत्र ने ही झंडू भट्ट जी के नाम से ही फार्मेसी। तो वो अलग अलग जगह जगह पर मिलने जाते थे दवाई देने के लिए। तब इतना रॉयल प्रोफेशन नहीं माना जाता था वैद्य का। वो अलग अलग जगह पर घूमते थे और दवाई करते थे। जिस गांव में गए वो गांव के लोग आ गए, उसकी चिकित्सा की, और फिर दूसरे गांव में गए और अपने जगह पर बैठते थे, तो वहां पर भी बहुत लोग आते थे। तो एक बार वो औषधि लेने के लिए जा रहे थे, बीच में किसान का खेत था, तो किसान ने उनको बताया कि आप थोड़ी छाछ पीकर जाइए आप। तो उन्होंने बताया ठीक है। तो छाछ पीने के लिए बुलाया, भोजन का समय था। अब किसान बैठा, इतने टिफिन लेकर आया था। उस समय ये कपड़े में बांधकर टिफिन लाया जाता था, उसको पाथे ही कहते हैं। तो ये वो बैठा, भट्ट जी भी बैठे वहां पर, और उनको छाछ दी गई, ऑफर की छाछ की, पी लीजिए आप। तो उसके बाद वो भोजन उन्होंने बताया भोजन करने के लिए, लेकिन चंडू भट्ट जी कहते थे कि भाई मैं भोजन करके निकलता हूँ, फिर जहां पर पहुंचना होता है वहां फिर भोजन करता हूँ। द्विर भोजनम आयुर्वेद का नियम है, तो इसके लिए 2 बार ही मैं भोजन करता हूँ, द्विर भोजनम। तो बोले आपको चलता है, मैं तो भोजन करके आया हूँ घर पे, अभी भोजन कर रहा हूँ। तो भोजन खोला और वो करने लगा, तो इतनी इतनी रोटी थी। वो चंडू भट्ट जी ने अभी तो छाछ पी थोड़ी, और तब तक वो 7 रोटी खा, इतनी इतनी रोटी। आधा घंटा आराम से वो थोड़े आराम कर रहे थे कि भाई मैं आराम करता हूँ थोड़ा छाछ पीकर, चलो तब तक आप भोजन कर लो। भोजन कर लिया, वो थोड़ा आराम करके उठे आधे घंटे में, तब वो आराम से उसने भोजन किया। देखा तो भोजन पूरा हो गया, 7 रोटी इतनी इतनी आधे घंटे में वो खा गया। तब तक वो उठ गए, देखा कि वो भोजन कर दिया। उसके बाद उसने 3-4 गिलास पानी पी लिया, गट 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 करके पानी पी लिया। चंदू भट्ट जी सोचते रहे कि ये क्या कर रहा है। तो उनको आश्चर्य, उनको लगा कि देखिए इतना मुझे छाछ दी, और ये से नहीं भी देते तो मेरी ये फर्ज बनती है कि मैं कोई जानता हूं तो इसको बताऊं। तो उसने किसान को बताया कि देखो ऐसा है कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि भोजन अंते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी विष हो जाता है, जहर हो जाता है, और थोड़ा पिया जाए तो ही जहर है। तो आपने तो 3-4 गिलास पी लिए, तो 7 रोटी तो खा ली थी उसने इतनी इतनी, और उसके ऊपर 3 गिलास पानी भी पी लिया। वो देखा उन्होंने कि अच्छा ये 3 गिलास पानी पी लिया। तो किसान ने कहा तो अब पहले ही बताया होता तो मैं मान जाता, बोले होते हैं वो मान जाते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मुंह पे कहते हैं कि हाँ हाँ अब तो पालन करेंगे, वो दूसरे दिन से फिर वही। तो वो बोले पहले पता होता तो बोले और क्या कहा है आयुर्वेद में कब पीना चाहिए। तो चंडू भट्ट जी ने ये दूसरी पंक्ति बताई कि भोजनांते विषमवारी मध्यवारी तो अमृतम। वो बोले यदि बीच में हो भोजन में, तब तो पानी अमृत कहा जाता है, तब पी सकते हो।
तब आपको कोई रोग नहीं होगा। भोजन के मध्य में पानी पीने से कोई रोग नहीं होगा, तब पी सकते हो। तो उसने जो 7 रोटी और रखी थी शाम की, वो चालू कर दिया खाने का। क्या हुआ, 7 पहले रोटी खा ली थी, फिर पानी पी लिया था 3 गिलास, और वो देखते रहे, तब तक उसने दूसरी 7 रोटी खाई जो शाम के लिए रखी थी। तो उन्होंने सामने बताया कि कहिए वैद्य जी, अब मध्य में हो गया ना पानी, बीच में हो गया ना, क्योंकि मैंने पहले 7 रोटी खाई, उसके बाद 3 गिलास पानी पिए, और फिर 3 गिलास, और फिर 7 रोटी खा ली, तो अब तो मध्य में हो गया ना। भट्ट जी को लगा, एक तो ये ग्रंथों की दुनिया है और दूसरी ये दुनिया है, तो इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति की अग्नि इतनी तीक्ष्ण है कि जो 7 रोटी के बाद 3 गिलास पानी, और वो भी भोजन के बाद 7 रोटी खा सकता है, तो उसकी भूख तो ऑलरेडी थी उसको, तो कम खाता है भूख से, उतनी भूख है उसको कि वो कुछ भी पचा सकता है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया, इसका मतलब ये नहीं हमको ऐसा करना है, क्योंकि हमारी अग्नि इतनी नहीं होती है, अति परिश्रम जो करते हैं उसकी तीक्ष्ण अग्नि होती है, तीव्र होती है, वो पचा देती है कुछ भी। इसके लिए ये बताया कि मध्यवारी तो अमृतम, क्यों ऐसा बताया, उसका कारण यहाँ पर है, क्योंकि मध्य में पित्त बढ़ता है, और अंत में आप देखो, अंत में जितनी सारी चीजें बताई गई, वो सारी की सारी कैसे रस वाली है, तूरे रस वाली है, वो वात का शमन, वो कशैला रस होता है, वात का शमन करता है, हमने देखा हो। इसके लिए भोजन के अंत में छाछ पी जाती है, भोजन के अंत में हरड़ ली जाती है, भोजन के अंत में मुखवास लिया जाता है, भोजन के अंत में सुपारी ली जाती है। वो सभी वस्तुएं कैसी रखी है भोजन के अंत में, कशैल, कशैला रस अंतिम है, क्योंकि वो वात का शमन करता है। क्यों? क्योंकि भोजन के अंत में भी, अंत में वात बढ़ता है। तो सभी चीजें जो भोजन के अंत में, इसके लिए तक्रम भोजनांतम खलु तक्रांतम खलु भोजन, तक्रांतम भोजनम, अर्थात भोजन के अंत में छाछ पीनी, भोजन हो गया उसके बाद छाछ पीनी। और इसके लिए बताया गया था कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि तक्र है, छाछ है, वो इंद्र को भी दुर्लभ। कभी छाछ का विषय लेंगे तो आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है, लेकिन अभी तो हम ये समझा रहे हैं, इसके लिए ये लेंगे कि भोजन के अंत में कशैला रस इसलिए लेते हैं क्योंकि भोजन के अंत में वात बढ़ता है। फिर ऐसा ही आप दिन का देख लो, दिन में प्रथम प्रहर और थोड़ी देर बाद, तब तक होता है कफ का काल। सुबह आपने ले लिया तो प्रथम प्रहर हो गया 6 बजे से, तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 9:30 10 9:30 पौने 10 बजे तक एक प्रहर और थोड़ा भाग, उसमें कफ का काल होता है। कफ उस समय बढ़ता है, इस समय गहरी नींद आती है सुबह सुबह में। आप देख रहा, जो भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो कब होते हैं, वो रात में 12 बजे नहीं होते, वो सुबह आते 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 5 बजे 5:30 बजे कि तुरंत आवेग आता है निद्रा का, और वो निद्रा के कारण वो तुरंत ऐसा हो जाता है। तो ड्राइविंग करने के लिए जो सबसे खतरनाक पीरियड माना जाता है आज भी, वो सुबह का है, एकदम भोर का 5-6 बजे का, क्योंकि कफ काल शुरू हुआ तो वो निद्रा का आवेग आता है। उस टाइम जो मतलब निद्रा आती है वो बहुत गहरी हो सकती है, कफ का काल है, तो कफ का काल है, तो उस समय सोने से कफ बढ़ता है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि भाई ब्राह्म मुहूर्त में क्यों उठना है, क्योंकि उस समय सोते रहेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, वो कफ का काल है। तो ये कफ का काल के बारे में बताया, वो काल के हिसाब से मैंने कहा दिन के हिसाब से। फिर पित्त कब बढ़ता है, 10 बजे सूर्य बराबर आता है तो पित्त बढ़ता है। इसके लिए पित्त की चिकित्सा करते हैं तो 10 बजे एक लड्डू देते हैं उसको, वो जो चने वाला लड्डू होता है ना, मगज का लड्डू होता है, वो 10 बजे खाने को बोलते हैं। जिसका पित्त बहुत ही बढ़ जाता है तो वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब पित्त बढ़े तब पित्त की दवाई ली आपने तो बहुत फायदा करेगी। इसके लिए पित्त की दवाई 10 बजे, पित्त रोगों के लिए गुलकंद वगैरह लेना है तो 10 साढ़े 10 बजे लेना है। उसका एक लॉजिक है आयुर्वेद में कि औषध सेवन काल 10 बताए, 10 प्रकार के अलग अलग। तो एलोपैथी में क्या होता है, सुबह एक, सुबह दोपहर शाम एक एक। तो ये एक विशेषता है, वो भी हम लाना चाहते हैं। तो अभी तो
गोलियां वगैरह ऐसे ही देते हैं, लेकिन विशेष चिकित्सा में ये सब ध्यान रखना है। तो ये एक देखेंगे तो कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, फिर 2 बजे से फिर वात बढ़ना शुरू होता है, और वहां से लेकर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वात का प्रकोप रहता है। तो ये इतनी, इसके लिए रुक्षता महसूस होती है, थकान महसूस होती है, ये सब होता है वात की वजह से। तो ये आप दिन के में, रात में भी ऐसा होता है, प्रथम प्रहर में कफ, द्वितीय प्रहर में पित्त, तृतीय प्रहर में वायु, इस तरह से वो बढ़ता है। तो ये भी हमने देखा दिन में, रात में। बाल्यावस्था में कफ प्रधानता रहती है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एक एक कफ का कार्य आपको पता चलेगा। बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता ज्यादा, जितना व्यक्ति में कफ रहेगा, कफ की प्रधानता रहेगी, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहेगा, उसकी साइकोलॉजी कैसा होगी, मनोविज्ञान कैसा होगा, तो वो भी आयुर्वेद ने बताया है। हम प्रकृति के बारे में देखने वाले हैं कि केवल कफ की प्रकृति है तो कैसा होगा व्यक्ति, पित्त की प्रकृति है तो कैसा होगा, वात की प्रकृति है तो कैसा होगा, मिश्र प्रकृति है तो कैसा होगा। उसी तरह से केवल शरीर की प्रकृति की तो बात की, 7 प्रकार की प्रकृति की, लेकिन आयुर्वेद में एक विशेष है जो इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ है। वो क्या है विशेष? मानस प्रकृति की बात की, कि 7 प्रकार की सात्विक प्रकृति वाले भी सब समान नहीं होते। मैं भी सात्विक वाला हो सकता मैं हूं, और दूसरे भी मानो सात्विक है, तो दोनों के सत्व अलग अलग हो, क्योंकि 7 प्रकार के सत्व है। और ये यदि आज सिखाया जाए तो मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ी क्रांति आ सकती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सत्व ये शरीर के दोषों के अधीन होते हैं। तो मैनेजमेंट कौन कर सकता है, ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है, ज्यादा सोच कौन सकता है, ज्यादा कार्य कौन ले सकता है, ज्यादा कार्य कर कौन सकता है, ये हरेक में अलग अलग है। वो 7 प्रकार की सत्व प्रकृति है, 6 प्रकार की रजः प्रकृति है, और 3 प्रकार की तमः प्रकृति। तो सत्व, रज और तम के भेद से 16 प्रकृति आयुर्वेद में बताई गई। वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि ये इतनी पर्सनालिटीज होती है, और ये बहुत आसान रहता है व्यक्ति को समझने के लिए। नहीं तो हमारा जीवन जिसके ऊपर है वो व्यक्तियों को हम पहचानेंगे ही नहीं, तो उसको न्याय नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आज विदेशों में आप देखिए, इसके लिए बहुत सारे क्लासेस होते हैं, वो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने ये पूरा हजारों साल का अनुभव वहां लिख दिया है कि कितने प्रकार की, कितना एनालिसिस होता है व्यक्ति के ऊपर उनका, क्या ये व्यक्ति के गुण क्या है, ये व्यक्ति के दोष क्या है, ये व्यक्ति कैसा है, फिर उसके ऊपर वो कार्य। और कभी कभी हमारे विचार का प्रभाव भी, उसके कारण भी हमको रोग होते। हमने देखा है वात प्रकृति वाले बहुत व्यर्थ का सुनते हैं, और आज के रोग सभी है वो प्रायः इसी तरह के रोग है। साइकोसोमेटिक डिसीज जो बढ़ रहे हो, किस तरह से? टीवी बढ़ रहे, सिनेमा बढ़ रहे, व्यर्थ के न्यूज बढ़ रहे। इसके लिए क्या होता है कि व्यक्ति अनावश्यक चिंता जकड़ ले, तो अनावश्यक चिंता करता है। दूसरा, अति योग हो जाता है उसका। मानो 4 घंटे टीवी ही देख रहा है, तो वो इंद्रियों का अति योग हो गया, मिथ्या योग हो गया। वो हमारे शरीर के लिए, आंखों के लिए नहीं है, वो मस्तिष्क के लिए नहीं है, और हम वहां पर सामने बैठ गए हैं। तो इसके लिए भी बहुत प्रकार के रोग बालकों को होते हैं, उसको समझना पड़ेगा। ऐसे सेशन कितने लोग देख रहे हैं? बहुत कम। लेकिन अभी न्यूज देखिए, एक जी न्यूज ले लीजिए, अभी हजारों लोग बैठे होंगे, अभी ही है, देखिए डीएनए देखिए अभी, तो कितने लोग, आप, मैं देखता हूँ कभी कभी 20-20, 25-25 हजार लोग यही टाइम देखते हैं, बाद में देखते होंगे वो अलग, लेकिन एक साथ 40,000 लोग, और ऐसे हर चैनल में 30-30, 40,000। मानो कोई सीरियल है तो 50,000, मानो कोई दूसरा है तो 80,000। तो मुझे तब समझ में आया कि रोग का कारण और कुछ नहीं है, ये तो है ही, पेस्टिसाइड है, वो सब है, लेकिन ये भी एक रोग का घर है, ये भी रोग का कारण, क्योंकि हमारा जो मन है वो सात्विक चाहता है। यदि उसको सत्व नहीं मिलेगा तो वो बीमार होने ही वाला, उसको साइकोसोमेटिक डिसीज होने ही वाले, उसको स्ट्रेस होने ही वाला है, उसको डिप्रेशन आने ही वाला है, उसको अनिद्रा, इंसोमेनिया होने ही वाला।
उसको बहुत सारे शीर के जितने भी रोग है, सत्व कम होता है और जो रोग होते हैं वो सारे के सारे रोग आज के जमाने में हो रहे हैं, क्योंकि वो सत्व की कमी की वजह से हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए फार्मेसी डालकर दवाई दे उसको तो नहीं होगा, सत्व बढ़े ऐसा वातावरण करें, यही इसका एक ही उपाय। इसको आप एलोपैथी का कैंप कर देंगे, होम्योपैथी का कर देंगे, कुछ भी, तो वो जाने वाला। क्यों? क्योंकि उसका रूट कहीं और है। तो वो कैसे उत्पन्न होगा? हमको सत्व को बढ़ाना पड़ेगा। जितने जितने जितना सत्व समाज में बढ़ता जाएगा उतने व्यक्ति निरोगी। इसके लिए देखिए, जितना व्यक्ति सत्व से दूर जाता है उतना व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होता है। आप देखिए अमेरिका में, देखिए लड़के गन लेकर जा रहे हैं स्कूल में और एक दूसरे का, वो छोटे छोटे लड़के रेप कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर, देख देख कर बराबर। ऐसे तो वो ठंडा प्रदेश है, वहां पर ऐसे तो हीट नहीं होती, प्रजोत्पत्ति वहां पर कम होती है, गर्म देशों में ज्यादा होती है। ये तो एक साइंस है, ये तो आप समझते हैं। लेकिन तो भी वहां क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिप्रेशन की वजह से। जितना हम डिप्रेशन में रहेंगे ऊर्जा बाहर निकलने को करेगी, इसके लिए काम क्रोध वो बढ़ेगा, ऊर्जा बाहर निकलने की करेगी तो काम का आवेश आएगा। और जितना ऋषि शांत बैठा है कुटीर में अकेला एकदम प्रकृति रम्य वातावरण में, तो वो एकदम शांति से प्रसन्न चित्त से बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्व के पास, उसको कुछ नहीं चाहिए तो भी वो आनंदित है। और यहाँ हजार वस्तु हमारे पास होती है आनंदित। हमको शरबत चाहिए, वो चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूसरा कितना चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वो चाहिए, कितनी वस्तु चाहिए। और इतनी वस्तु होने के बावजूद भी हमको टेंशन होता है, बराबर इतना चाहिए। और कोई कोई बच्चे यहाँ पर भी आते हैं, मोबाइल बिना नहीं रह सकते, टीवी बिना नहीं रह सकते, मम्मी बिना नहीं रह सकते, किसी और के बिना। तो ये अधीनता है। तो ये सत्व की कमी के सारे लक्षण, अधीनता आना, किसी की आदत लगना, वो सारे के सारे लक्षण होते वो सत्व के। बाकी सत्व बढ़ेगा तो आप अकेले में खुश हो, अकेले में आनंद, कोई ठीक है दूसरा है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो ये सत्व की बहुत अच्छी बात है। मैं 7 प्रकृति पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत उपयोगी होगी आपको पेशेंट को समझने में। और आप ये एनालिसिस भी कर पाओगे कि कौन सी प्रकृति वाले हैं तो क्या दवाई दे, कैसे उसको खान पान बताए और कैसा वातावरण उसको दे। तो मैंने ये अभी कफ के बारे में बताया, वो बोधक कफ होता है, वो जिह्वा में होता है, वहां पर हम कह रहे हैं कि बोधक कफ वो बोधन करने का कार्य करता है। क्लेदक के बाद बोधक होता है। श्लेषक कफ होता है। श्लेषक कफ जो हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वहां एक फ्यूल होता है, वो कफ है। और उसको आयुर्वेद की परिभाषा में श्लेषक कफ के, वो श्लेषक के, वो चिकना होता है, वो जोड़कर रखने का कार्य करते हैं। जो हमने कोई घिस जाती है ऐसा होता है, कम होता है, वो क्लेदक नाम का कफ है और श्लेषक नाम का कफ है। तो श्लेषक कफ होता है वो चिकना होता है, श्लेष्मा जिसको हम कहते हैं श्लेषक, तो चिकनापन बहुत होता है उसमें। और 5वां होता है वो तर्पक कफ होता है, वो तर्पक कफ होता है वो माथे पर होता है। इसके लिए हमको ठंड लग गई और सिर भारी लगने लगता है, क्योंकि तर्पक कफ विकृत हो गया। कभी हमको कफ हो गया तो देखिए सबसे पहला कहाँ होगा, सिर भारी हो जाएगा। और उसके लिए क्या करते हैं, ऊर्ध्व जत्रुक रोगों के लिए नस्य करते हैं, समझ गए? तो इसके लिए वो नस्य करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो तर्पक कफ है, कौन सा कफ है? तर्पक। उसके लिए चक्षु भी खराब होती है, जो कंजक्टिवाइटिस होता है, जो आंख आना कहते हैं जिसको, वो भी इसी कफ की विकृति के कारण आंख आती है। आंख में पता है आपको कफ निकलता है, पीला 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 सफेद जैसा कफ निकलता है कंजक्टिवाइटिस में खास। और वो इतना बढ़ जाता है कभी कभी कि चक्षु ऐसी खुलती नहीं। आपको पता होगा बचपन में हमारी आंखें आ जाती थी तो उसको पानी लेकर खोलनी पड़ती, सुबह खुलती ही नहीं, उतना कफ ऐसे हो जाता है, उतना कफ वहां भर जाता है कि वो इतना चिकना है कि वो आंखों को ऐसे जोड़ देता है। फिर उसको पानी से लेयर से उसको खोली जाती है। आपको भी कभी ऐसी हुई हो कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंख आने का रोग, तो आपको पता होगा कि वो वहां पर एक चिपक जाती है और उसको फिर धीरे धीरे गर्म पानी से हटाकर कफ को फिर खोलते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे नेत्र रोगों का भी वर्णन,
76 प्रकार के नेत्र रोगों का वर्णन निमि ने किया है। जो जनक की परंपरा में थे, राम की परंपरा में आए राजा निमि, तो राजा थे और नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो उन्होंने, और यहाँ पर भी मैं बताता हूँ, जो मोतीबिंद होता है उसको आयुर्वेद ने ही सबसे पहले पहचाना, वो भी एक कफ का रोग। मैं इसलिए बताता जाता हूँ क्योंकि आपको समझ आए आयुर्वेद कितना गहरा साइंस है। इसके लिए पढ़ाने की पद्धति है कि मैं आपको उदाहरण भी देता जाऊं ताकि आपको साथ साथ ये साइंस भी पता चले कितना गहरा साइंस है। कि यहाँ पर एक कफ का यदि जम जाए पडल, तो वो कफ का आवरण जम जाता है और वो उसमें से वो ठीक होता जाता है, तो वो मुख के दाने जैसा हो जाता है, तब मोतीबिंद कहते। एक बार चालू हो गया, बाद में उसको पकाना पड़ता है, उसके बाद ऑपरेट होता है। आज का ऑपरेशन एकदम सरल है, लेकिन आयुर्वेद ने सबसे पहले इसका ऑपरेशन किया। और यहाँ पर भावनगर में एक वैद्य थे प्रभाशंकर जी, वो क्या करते थे पता है? वो सुवर्ण की सलाखा से, मतलब इतना पतला एक वायर जैसा आता था, वो वहां पर, मतलब जहां दैव छिद्र कहते, ये कृष्ण ताराग्रवर्ती हमारा जो डोला है ना, रेटिना है, उसमें एक दैव छिद्र होता है, वो दैव छिद्र में ही वो होता है, और वहां पर वो सुवर्ण की सलाखा डाल। अब देखिए, यहाँ पर डालकर फिर उसका मोतीबिंद था, वो ऐसे कर देते थे तो वो उतर जाता था और फिर वो मल के वाट में निकल जाता था। तो उसको कहते थे मोतीबिंद उतार। गुजराती में इसको कहते थे मोतिया उतार। अब देखिए, वो जब शब्दकोश में शब्द आया तो अभी की मॉडर्न, और वो इतनी उनकी मास्टरी थी, वो विद्या टिकी नहीं, बाद में चली गई, क्योंकि वो 3 मिनट में ही मोतीबिंद का ऑपरेशन होता और वो करते थे। उसके पुख्ता प्रमाण, ऐसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पुख्ता प्रमाण है कि ये आपको तो चमत्कार लगेगा, बिल्कुल ये एक चमत्कार जैसा है। और बहुत सारी बात है, मैं अगली बार आपको स्लाइड भी बताऊंगा कि गर्भाशय के जो ओवरीज में जो फोड़े होते हैं, चांदे होते हैं, उसका अग्निकर्म होकर उसको मिटाया जाता है। हमारे गायनेक लोग यहाँ राजकोट में, ये तो मैं अभी की बात करता हूँ, आपको शेयर करूंगा वो स्लाइड अगली, या तो उसके अगली बार मुझे आप याद दिलाइएगा। आयुर्वेद गायनेक है, वो अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म क्या होता है वो मैं बताऊंगा कभी, ये अग्निकर्म के ऊपर हम पूरा लेंगे। लेकिन गर्भाशय के अंदर जो छाले होते हैं, मतलब वो कफ का आवरण वहां पर जम गया है, वहां पर पस हो गया है, तो एलोपैथी उसके ल्यूकोरिया होता है, मतलब व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है बहनों को सबसे ज्यादा। और वो निदान नहीं हो पाता है कि व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। व्हाइट डिस्चार्ज इसके कारण होता है, तो उसको क्या करते हैं, वहां से योनि मार्ग से उसको एक सुवर्ण की आगे सलाखा, सुवर्ण का एक लेयर लगाकर, उसके बाद वो वहां पर उसको गरम गरम करके वहां पर लगाते हैं। और इतनी दक्षता चाहिए कि वो योनि में न लग जाए, नहीं तो वजाइना में बहुत पेन होगा, बहुत जलन होगी। और हमारे पास ऐसे गायनेक है आज हमारी जो केंद्र में सेवा देने के लिए पूजा बहन आते हैं, तो उसका मैं परिचय भी करवाऊंगा। और गायनेक वो आज के टाइम पर ये रिस्क लेती है, और यहाँ से उसको ये करके उसका व्हाइट डिस्चार्ज बंद कर दिया, जो किसी एलोपैथी डॉक्टर से किसी से होता ही नहीं था, वो बंद कर दिया। और फिर उनको प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी न रहने के बहुत कारणों में एक ये भी, जो बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, उसकी दवाई कम होती है, नहीं होती है एलोपैथी में। तो आयुर्वेद में भी ये अग्निकर्म बताया। तो अग्निकर्म एक बहुत बड़ा विषय है, कफ के रोगों में, वात के रोगों में खास करके उपयोग है। लेकिन आपको ये साइंस, तो गुजराती भाषा में वर्ड आया, क्या आया? मोतीबिंद को निकालना नहीं कहते, उतारना कहते। तो गुजराती शब्दकोश में मोतीबिंद को उतारना, ऐसी हिस्ट्री आई कि ये उतारना क्यों हुआ। आज तो सर्जरी होती है, और सर्जरी से उसको निकाल देते हैं, तो निकालना चाहिए। जैसे पथरी निकाल, जैसे गांठ निकाल, तो ऐसे मोतीबिंद निकाला ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन मोतीबिंद निकाला ऐसा नहीं कहा जाता है, मोतीबिंद उतारा ऐसा कहा, क्योंकि वो विधि उतारने की थी अंदर से। तो वो शब्द आज तक यही शब्दकोश में मौजूद है, मोतीबिंद उतार। इसके लिए एक दूसरे को गुजराती लोग मिलते हैं और ऐसा देखते हैं, काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे, तो ये काला चश्मा देखते हैं, तो वो पूछते गुजराती भाषा, क्या पूछते? वो बोले मोतियो उतराव्यो छे।
मतलब मोतीबिंद उतारा है आपने, ऐसा पूछता है, मोतियो उतराव्यो से, तो बोलता है कि हाँ मैंने मोतिया का ऑपरेशन कराया, मोतिया उतारा है। वास्तव में उसने मोतीबिंद को उतारा नहीं है, मोतीबिंद को निकाला है, क्योंकि मॉडर्न में उसको निकाला जाता है सर्जरी करके, लेकिन वहां पर उतारा जाता है। तो ये शब्द वहां से आया व्यवहार, इसके प्रमाण था, डिक्शनरी में है क्या पहले उतारने की ऐसी पद्धति आयुर्वेद थी। तो बहुत सारी विद्या है। क्षार सूत्र की हम कभी लेंगे, क्षार सूत्र की कैसी पद्धति है कि वो कैसे पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं, और एक बार उससे दग्ध हो गया, जल गया, तो दूसरी बार वो पाइल्स में होता है। तो ये भी बहुत साइंस गहरा है, तो समझते जाएंगे। आप इतनी स्लाइड्स को पक्का कर लीजिए। तो ये जो मैंने बताया, ये कि कफ की बात हम कर रहे थे, अंतिम कफ जो है वो तर्पक कफ है। तर्पक कफ को आप याद रखिए, वो माथा उसका स्थान है, सिर उसका स्थान है। इसके लिए हमको इसको वायु से मतलब पवन से बचाना, क्योंकि ठंडा पवन लग गया, मॉइस्चर लग गया, तो वो कफ उसमें बढ़ जाएगा। इसके लिए हम मना करते हैं कि कफ की प्रकृति हो, कफ का विकार हो, कफ का रोग हो, उसको ठंडे पानी से नहीं नहाना, दूसरों को नहाना है। लेकिन कफ का रोग हो यदि, तो आपको थोड़ा बहुत गुनगुना लेना। तो आप याद रखें, कफ की विकृति हो तो आयुर्वेद ब्लाइंडली सब कुछ नहीं बताता है, ब्लाइंडली फॉलो का नहीं बताता है कि कोई एक ही नियम हो और वो ऐसा हो। वो हर समय प्रकृति के हिसाब से, दोष के हिसाब से वो बदलता है। तो इसके लिए ये भी आप ध्यान रखें। लोग क्या करते, कभी कभी जड़ता करते, बहुत बच्चों को यहाँ लाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मैंने तो इसको ठंडे पानी से ही नहलाया है। तो ये एक कभी कभी ऐसा होता है कि वो कफ की प्रकृति हो या उसका कोई कफ का रोग हो, तब आयुर्वेद ने मना किया, क्योंकि तर्पक कफ विकृत होता है, बढ़ता है उससे। तो ये एक विकृति होती है, उसको जब बड़ा होगा, इसके लिए सिर को भारी लगना, जब तर्पक कफ विकृत होता है तो हमको अच्छा नहीं लगना, मंद लगना, बार बार नींद आना, वो सभी का लक्षण होते हैं जब कफ बढ़ता है तब। तो पिछली बार मैंने 5 वायु की बात बताई थी, इस बार मैंने 5 कफ की बात बताई। ये 5 प्रकार के कफ 5 जगह पर अलग अलग रहते हैं, और अपना ये जो कार्य है और ऐसा ये स्ट्रक्चर है वो आयुर्वेद में कफ का बताया गया है। अब कोई किसी के 4-5 प्रश्न थे वो हम लेते हैं अगली बार, पित्त के बारे में हम जानेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी क्वेश्चन ले लेंगे। रामदास भगत जी। अनम्यूट हुआ? ओके। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। मयंक भाई स्लाइड जावा दे, स्लाइड जावा दे। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रही है। सर देखो, हम DNYS कर रहा है। हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए, प्रश्न बताइए भैया। हेलो, बहुत लोग हैं, केवल आप प्रश्न अपना संक्षिप्त में रखें जी। जो अब लेडीज का डिलीवरी हो रहा है ना, हाँ, उसके डॉक्टर लोग सर्जरी जरूरत ना होके भी करता है। हाँ, तो वे आयुर्वेद पद्धति से कैसा आगे बढ़ाना है वो हमें सीखना है। हाँ वो समझ गया मैं। उसके लिए हम अलग अलग शिविर करते हैं गायनेक को लेकर, मतलब आयुर्वेद गायनेक को लेकर, उसमें कहीं कहीं जरूरत पड़ती है और पद्धतियों की और विषयों की। तो लेकिन ऐसे प्रयोग आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे आपको, हाँ कोई भी हो, DNYS हो गया। वो क्या होता है DNYS? हेलो भैया, वो कुछ भी हो, वहां पर आपको ये सब जानकर करना है, ऐसे अंधेरे में नहीं करना है, समझ गए ना आप? हेलो हेलो। वो कोई इसमें क्रिटिकल सिचुएशन आती है, उसका निवारण आपको नहीं आता होगा तो वो किसी की जान खतरे में आ सकती है। इसके लिए कोई ब्लाइंडली न करे, उसके जो तज्ञ होते हैं
तो वो भारत में व्यवस्था बनी नहीं है अभी। इसके लिए घर पर प्रसूति करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए कोई जानकार व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा जानकार व्यक्ति के बिना नहीं करना है। उसमें कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, तो ये यदि लग गए तो बहुत कठिन होते हैं उसको निकालने के लिए। इसके लिए हम आयुर्वेद को बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से ऋषि मान्य परंपरा से स्थापित करना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी ये स्थिति नहीं है भैया, तो अभी आप ये काम मत करें, अभी आप उसका वातावरण तैयार करें। जी माला जी। जी नमस्ते हाँ, जी। हाँ, 2 प्रश्न है। हम्म, आपने पिछले सेशन में सूक्ष्म स्थूल विषय के बारे में बताया था। आकाश हाँ। तत्व मैक्सिमम सूक्ष्म है, नीचे पृथ्वी तत्व को एकदम कम स्थूल है। सूक्ष्म है, हाँ, सूक्ष्म हाँ। सूक्ष्म में कम है। ठीक है, समझ गया। हाँ, और बताया था वाता प्रकृति शरीर में आकाश वायु है, कफ प्रकृति लोक से शरीर में पृथ्वी जल है। जी। तो ऐसा है तो नहीं, वाता हाँ। प्रकृति लोग ने मैक्सिमम इंटेलिजेंट होगा ही क्या, कबा प्रकृति ने मिनिमम कम इंटेलिजेंट होगा ही क्या? नहीं, ऐसा सूक्ष्म नहीं स्थूल होता है। इंटेलिजेंट को संबंध है क्या? नहीं, ये शरीर के स्तर का है। आपका प्रश्न अच्छा है, ये शरीर के स्तर का है। मन की स्तर की बात आएगी ना, तब 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। केवल कफ पित्त वात नहीं देखा जाता है, सत्व रज तम भी देखा जाता है। तो वो सत्व रज तम कितना है, तो वो डिफाइन करता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो वो पर्सनालिटी में आएगा कि भाई वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो बोलने वाला है, अच्छा वो समझा सकता है अच्छी तरह से, वो संकल्प अच्छी तरह से लेता है, तो वो पर्सनालिटी में आएगी। तब हम ये बात लेंगे कि वो किसका व्यक्ति कैसा होगा। वो इस तरह से नहीं देखा जाता है कि वो सूक्ष्म है तो वो बुद्धिमान होगा, और वो कफ प्रकृति वाला बड़ा है, स्थूल है, तो फिर वो बुद्धि से भी, हम कहते हैं ना कि भैंस है वो बड़ी है, तो अकल बड़ी की भैंस, तो भैंस बड़ी है तो उसके पास अकल नहीं है, और गाय पतली है तो बहुत अकल वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए ये जो शरीर है वो कफ प्रकृति वाला भी हो तो भी वो बुद्धिमान हो सकता है, और पित्त प्रकृति वात प्रकृति वाला कम बुद्धि वाला ये बुद्धिमान, कोई भी किसी भी हो सकता है, लेकिन उसकी सत्वर स्तंभ से देखा जाता है। जी और ओके, दूसरा क्वेश्चन है। एक एक को लीजिए, बस एक आपका। अब दूसरे कोई पूछे। हाँ, वो वाता पित्त प्रकृति एक प्रोपोर्शन में होना है ऐसा बताया था। जी, जी। और क्या वो प्रकृति में हर एक व्यक्ति का, हर एक वाता पित्त कफ का तो मैक्सिमम इतना ही होगा, मिनिमम इतना ही वो होगा? आगे आने वाला बहन जी, वो प्रकृति हमने ली नहीं है, प्रकृति आगे आने वाली। ठीक है, हेलो, उस टाइम ही सब क्लियर हो जाएगा। जी आगे कोई बताइए, जो हो गए शर्मा वो जी। सेशन के बारे में बताइए। जी शर्मा जी। हेलो, हाँ नमस्कार गुरुजी। हाँ गुरुजी, ये जो हेयरफॉल होता है ये कफ का रोग है या इससे वात तीनों का है हो या सकता है, मुख्यतः से पित्त का होता है, लेकिन मुख्यतः से पित्त का होता है वो, लेकिन कफ से भी हो सकता है। कफ से वो हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको डैंड्रफ वगैरह। जैसे उदान वायु होते हैं हमारी कंठ से ऊपर, तो क्या ये भी बिगड़ सकता नहीं, है? उसकी विकृति का नहीं होता है प्रायः करके, कभी ही ऐसा हो, लेकिन उसका मुख्य रोग है वो पित्त का। वो अलग अलग विभाग है, केवल आपको ये नहीं देखना है कि उदान ऊपर है तो ऊपर के वायु, ऐसा नहीं होगा। वो बढ़ने के चांसेस कब होंगे उसके ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं है, वो ज्यादातर पित्त का रोग होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखें, पिछले सेशन में जितना हुआ उतना इतना। जी ओके, रियलमी जी। हेलो, ये क्या बोलिए, होता बोलिए है, जी। ये आप इसको आयुर्वेद को समझिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना होता है, कितनी एंट्रीज होती है, बराबर। वो कोई बोले कि भाई टैक्स खा लेगा तो उसको क्या जेल में ही जाना पड़ेगा सीधा, तो ऐसा नहीं किस प्रकार का टैक्स है, कितना होता है, आप 1 लाख कमाते हो कि 5 लाख कमाते हो कि 25 लाख कमाते हो, उस हिसाब से टैक्स होगा। ये इतना, ये इससे तो कई गुना ज्यादा है सूक्ष्म, तो इसमें अनेक प्रकार देखे जाते हैं। जी आगे बढ़े। हेलो, हेलो, बोलिए, बोलिए जी। हेलो। हाँ, नमस्ते गुरुजी। आपने बोला था मूंगफली इस सीजन में नहीं खाना, इस टाइम पर मूंगफली, वो अभी खेत में आया, वो चलेगा क्या? नया मूंगफली खेत में आया है तो भी उसको थोड़ा दिन सूखने दीजिए, मतलब
अभी हरी होगी ना, मतलब हाँ, वो उबाल हाँ, कर तो खा सकते हैं क्या अभी? उसके बाद इसके लिए खाना भी है, तो आपको गर्म करके उसको, पता है ना आपको, खाया जाता था गाँव। उबाल कर हाँ, उबाल कर या फिर गर्म करके, ऐसा कुछ थोड़ी बहुत तो ऐसा, खाता। लेकिन अभी उसका टाइम आएगा, अभी वो ये ऋतु जाएगी, बाद में उसको खाए। जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आगे बताइए। सेशन हुए हैं पीछे, उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे जी, आपने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो हमारा कफ नहीं बढ़ता है, लेकिन मेरी जो अब ना रात की है, तो मुझे सोते सोते 1-1:30 बज जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ ताकि मेरे तीनों दोस्त बैलेंस में रहे, क्योंकि मुझे उठते आपको उठते है ना दिन में सोना है, तो रात में जितनी घंटे कम नींद होती, वो मतलब वो ली है, उससे आधी नींद दिन में लेनी है आपको। ऐसे लोगों को क्या बताया है कि जितना घंटा रात में, मानो 4 घंटे आप नहीं नींद दे पाए, मतलब मानो 3 बजे सोए, तो 5 घंटे कट हो गई, तो आपको उससे आधी 2.5 घंटे नींद दिन में ले। तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही जाना है, कुछ भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता आपके लिए, वो नहीं है, सोते कब है वो तो देखना है ना। अच्छा। हेलो, हाँ, वो पूरा देखना है, वो सबके लिए, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जनरल है। फिर आप 4 बजे सोते हो, तो फिर आप बोलोगे कि अभी 5 बजे ही उठ जाऊं, तो फिर रोग होगी, तो निद्रा का घात होगा, पूरी नहीं हुई है। तो ये आप पहला आयुर्वेद के मत से नहीं कर रहे हो, तो दूसरा फिर आपको समझ कर करना, आप अपवाद में आ रहे हैं। आप तो समझ गए हमारे दोस्त कैसे बैलेंस हो गए हैं? गुरुजी, मतलब तो हमारे दोस्त कैसे बैलेंस रहे अंदर फिर? नहीं, उसका तो आपका पर्सनल में बताऊंगा, आप अपवाद में आते हो, मतलब आपका लिए ये नहीं, मतलब वो किसान जैसा है, आपको पता है ना, वो खा गया ना 7 रोटी या पता है ना, तो yes, इसके लिए अपवाद होता है। अपवाद में आपको मैं ट्रीटमेंट आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, लेकिन वो नियम जनरल लोगों के लिए नहीं है, ये 150 लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं है, वो आपका पर्सनल है, तो वो आपको मैं पर्सनल बताऊंगा। जी, निर्मला प्रणाम जी। गुरु जी। जी, ओके, गुरु जी, राकेश। आपने द्रव्य में बताया था काल और दिशा का महत्व। जी। तो आजकल हम लोग जैसे 15-20 घंटे तो एसी में ही रहते हैं, तो ये महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है, काल और दिशा? हाँ है, देखिए, एसी में ही हम रहते हैं, तो भी काल और दिशा, बाहर जो होता है वो तो आपको मतलब ये क्या कहते हैं उसको, कि इफेक्ट करेगा ना। मानो एसी में ही, व्हाइट हाउस में एसी में रहते थे, फुल एसी था, तो भी कोरोना आया ना, बराबर, तो भी उसको बहुत कुछ पालन करते थे ना, वहां मास्क बांध देते थे, कितना एसी हो तो भी आया ना। तो इसके लिए काल का दिशा का प्रभाव पड़ता ही है, वो चाहे आप 7 एसी में रह लो, 7 समंदर पार पे चले जाओ, तो भी वहां जो काल होगा, वहां जो दिशा होगी, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये अवश्य पड़ता है एसी में एसी में रहने वाले को। दूसरा मैं बताता हूँ, एक मंथक नामक ज्वर हो जाता है, जो पसीना शरीर से बाहर नहीं आया, तो एक प्रकार का बुखार आता है, आयुर्वेद ने उसको मंथक ज्वर बताया है। तो वो साइंस नहीं पहुंचा है वहां तक, लेकिन आयुर्वेद ने उसमें बताया है कि जो लोगों को पसीना नहीं निकलता है, इसके लिए पसीना निकलना चाहिए शरीर से। पंखा है तो भी आप पंखे बिना रहो, इससे शरीर का पसीना, ऐसे तो दौड़कर चलकर तो नहीं निकलता है हमारा, अभी तो क्या करो, पंखा है, एसी है, लेकिन उसके बिना रहो ऐसे, तो उससे पसीना निकलेगा, वो गंध नहीं है, हमने देखा वो पसीना सब बदबू आ रही है, ऐसा तो बदबू नहीं है समझ गए, वो अच्छा है। लोगों ने क्या है, इतना स्प्रे डाल दिया, इतना वो कर दिया, एसी में टाई बंद कर रख दिया, एक तरफ तो एसी चालू है, दूसरी तरफ टाई बंदी है, तो ये एसी टाई, तो क्या हुआ, बहुत सारे रोग तो हमारे रोम छिद्र से मल नहीं निकल पाया, बराबर, तो इस तरह से हुए। इसके लिए एसी में रहना तो पड़ेगा, यदि रहना तो भी उसका इफेक्ट होगा, काल का और दिशा का, दोनों का होगा। जी, आगे पूछिए। निर्मला जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जी, हाँ गुरुजी, अभी शरद ऋतु में वो रागी फिंगर मिलेट खाना चाहिए कि नहीं? और हाँ, शरद ऋतु में वात और पित्त का प्रकोप हुआ तो क्या ये करना चाहिए? पित्त के प्रकोप को प्रधानता से पहले मिटाना चाहिए, पित्त का, वात का भी आप कुछ मसाज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कौन पित्त सा को तेल? ध्यान में है, कौन सा तेल? पित्त को ध्यान में रखते हुए आहार विहार, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, उस तरह के आहार विहार, गर्म पदार्थ छोड़ देने, क्षार वाले पदार्थ छोड़ देने, ये सब छोड़ देना है। बाकी सब कुछ आप ठंडा वगैरह ले सकते हैं। तो मसाज कौन से तेल से करना है बोल के पूछते? 2-3 आते हैं, एक तो नारायण तेल बाहर का आता है, हमारा वात रोगन मसाज तेल आता है, वात रोगन
उसमें सारे तेल आ गए हैं जो उपयुक्त होते हैं। जी जयदेव जी। जी नमस्कार। हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया 49 प्रकार की वायु के बारे में, वाता दिशी बाहर की वायु है भैया। हाँ, तो अब इसमें आपने बताया 5 वायु शरीर के अंदर रहती है, 5 उपवायु होती है। और तो जो 5 वायु आपने बताया, प्राण, अपान, उदान, तो प्राण वायु हृदय में, उसके बाद अपान आ जाती है गुदा, उसके बाद उदान कंठ। तो ये सीक्वेंस है, जैसे आयुर्वेद का जैसे वर्क चला, जैसे आपने संस्कृत में बताया था, एक लॉजिक होता है हर चीज का। जैसे वर्णमाला शुरू की थी कहाँ से, तो उसका लॉजिक होता है कंठ से शुरू होता है। अब यहाँ पे प्राण वायु हृदय से, फिर उसका अपान सीधा गुदा से। तो इसका कुछ लॉजिक है या ऐसे ही हाँ, नहीं, इसका लॉजिक होता है। हेलो, लेकिन वो पूरा लॉजिक पूरा का पूरा शरीर समझने के बाद उसकी क्या स्थिति है, ऐसा क्यों है, ये बिगड़ने से क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, ये सभी तो हो सकता है वहां पर लॉजिक होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो लॉजिक से नहीं होती है, वो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने मानो कि साक्षात्कार किया और उसके बाद उन्होंने बताई। वो बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर भी होता है लॉजिक से। आयुर्वेद की ये विशेषता है कि उसमें लॉजिक से पर भी है। कुछ बातें ऐसी होती है जो लॉजिक से पर होती है, पहले माननी है बाद में जाननी। हमारा जनरली लॉजिक में क्या होता है, पहले हम जानते हैं बाद में हम मानते हैं। लेकिन पहले कुछ वस्तुएं जो आपका एक्सपर्ट है, आप जैसे कठिन विषय में जाएंगे ऐसा ही होगा। जैसे मैथमेटिशियन कहेगा कोई कि x = 5, तो आपको पहले तो मानना ही पड़ेगा, भले x x है और 5 5 है, x = 5 कभी नहीं होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि x = 5 बराबर एंड y = 5, तो x y = कितना। तो ये तो पहले क्या हुआ कि पहले आपने माना ना, बाद में आपने जाना वो जो कह रहा है। तो ये होता है कि आयुर्वेद एक बहुत गहरा है, उसमें वो बहुत नीचे रहकर कुछ बताया आपको, उदाहरण दे देकर, तो हमको शरीर समझ में आया। उसके बाद कुछ बातें ऐसी बताई जो लॉजिक से पर है, लॉजिक से विरुद्ध नहीं है, लॉजिक से पर है, तर्कातीत जिसको कहते हैं। तो वहां लॉजिक नहीं पहुंचता है, वो लॉजिक की मर्यादा है। इसके लिए बहुत सारे, और मॉडर्न में भी अभी देखिए, पहले आत्मा को नहीं मानते थे, मन को नहीं मानते थे, अब मन दिखता नहीं है तो भी मानने लगे ना। उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, मानो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको प्रूव कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, एक्सरे में आएगा नहीं आएगा। वो एक एनालिसिस के स्तर पर होता है। जी महक जी। नमस्कार सर जी, मेरा प्रश्न है, दही का तासीर होता है कि गर्म होता है? क्या दही का तासीर ठंडा होता है कि गर्म होता है? और शरद ऋतु में फ्रेश दही जो कि मतलब रात को जमाया हुआ सुबह ब्रेकफास्ट में, पहले तो दही उष्ण होता है, पहली बात। दूसरी बात, शरद ऋतु में उसकी मना की गई है, मना किया है क्योंकि वो पित्तवर्धक ऋतु है, इसलिए तो दही अभी मना है शरद ऋतु। जी अच्छा, और भोजन के बीच में पानी कितना पी सकते हैं? भोजन के बीच में मध्य में पानी कितना पी सकते हैं? पानी पी सकते। हाँ, वो तो अभी मैंने बताया ना, पिछला श्लोक भी वही था। विजय जी। आचार्य जी, मेरा सवाल ऐसे है, मेरे पोते यूएस में है, छोटे हैं 3 साल के, तो उनको क्या रहता है, अभी स्कूल शुरू हुआ है तो स्कूल में कभी सर्दी कफ 2 दिन अच्छा नहीं होता तो फिर स्विमिंग में आ जाता है, यानी एक दूसरे का ऐसे शुरू। तो उनके लिए क्या दवा हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं या बता सकते हैं? ज्यादातर जो वहाँ का वातावरण है, जैसे हम देखते हैं, वो कोई प्रदेशों का, आयुर्वेद ने पूरे विश्व की बात की है, उसमें वहाँ का वातावरण कफ प्रधान वातावरण है, जहाँ ठंडा रहेगा, बहुत ठंड होगी, या तो बार बार ठंड होगी, बार बार वातावरण बदल जाएगा। उसके लिए इम्यूनिटी को उसके साथ मतलब थोड़ी अक्षम होती है उसके वातावरण को सेट करने। इसके लिए उनको बालक है यदि, तो 14 साल के बालकों तक, 15 साल के बालकों तक सुवर्ण प्राशन दीजिए, सुबह शाम को अमृत प्राशन दीजिए। वो 2 बहुत अच्छी दवाई है कफ के लिए। और तीसरी जो होती है वो बाल रक्षा कफ सिरप है, या फिर पंचभद्र सिरप करके एक आता है। वो कफ को, पित्त को, वात को समन करता है, मतलब सम रखता है,
इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सुवर्ण प्राशन भी ऐसा ही कार्य करता है। इसके लिए सुवर्ण प्राशन और अमृत प्राशन और ये 2-3 दवाई वहां पर सजेस्ट कीजिए। बहुत जगह से उनके बहुत अच्छे परिणाम आए। जी श्रीनिवास जोशी जी। हेलो जी हाँ नमस्कार गुरुजी। जी मेरा प्रश्न था, ये हम लोग ने जिंजर जो बोलते हैं अदरक तो ज्यादा यूज करते हैं आयुर्वेद में, इसको ज्यादा सर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, तो हाँ, सिलेक्शन पता है। कैसा करना है ये प्रोडक्ट्स? वो देखिए, इसमें तो ऐसा होता है कि आप या तो अपना किसान कोई है, हम तो यहाँ पर अपने किसानों के पास से ले लेते जो पेस्टिसाइड यूज नहीं करता है, तो वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। वो तो आपके पास आसपास होगा तो या तो आपको बोना पड़ेगा या आपको ढूंढना पड़ेगा। ये पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करता है तो उसके पास से जिंजर ले ले, बहुत आसान बात है। और आज हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिक्स में मिल रहा है, प्रामाणिक भी है। दूसरा, ज्यादा कुछ आयुर्वेद ने खाने को नहीं बताया, वो नेचुरोपैथी का फॉर्म। मतलब आयुर्वेद किसी को ऐसा नहीं बताता है कि आप ये ज्यादा खाओ, मतलब एक चीज है उसके पीछे पड़ जाओ, अदरक सुबह अदरक दोपहर अदरक, ऐसा नहीं बताता है। ज्यादा कुछ भी नहीं खाना है। आयुर्वेद बताता है, मात्रा शीति अध्याय है उसके लिए, कि अमृत भी हो ना, आपको इंद्र आए और कह दे कि अमृत ले लो, तो भी आपको कितना लेना है, 1 गिलास भर के आधा गिलास, नहीं तो अमृत भी मार देगा, ऐसा बताया है। कोई भी चीज अधिक नहीं खानी है मात्रा से। तो अधिक अदरक का नहीं बोल रहे हैं, अदरक भी मात्रा में ही सेवन करना है। जी ये 2 बातें, मात्रा में सेवन और दूसरा तो मिल जाएगा। जी आगे कुमार जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। हाँ एक क्षेत्र से यदि दूसरे क्षेत्र पे प्रवास करके जाते हैं 500-600 किलोमीटर, जैसे महाराष्ट्र से समझो गुजरात में आया तो सूखा प्रदेश जी, तो उस क्षेत्र में अनुकूलन साधने के लिए कोई ऐसी 1-2 दिन तक समझो उसके लिए कोई प्रोसेस है क्या, कि उसकी कोई दिनचर्या ऐसी? पहले हमको, ऐसे तो बहुत बड़ा विषय है ये, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ उसको, कि शरीर हमारा अनुकूलन साधते रहता है हर पल, लेकिन हम उसको विपरीत करते हैं। तो सबसे पहला ये ध्यान रखे, सबसे पहला अनुकूलन शरीर का होता है पानी के साथ। तो आप पानी वहां से लेकर निकले और अंत तक वहां पहुंच जाए, वहां तक का पानी आप एक रखे। तो हो सकता है आपको कोई रोग ना हो, बीच के जो रोग होते हैं ना, वो पानी की वजह से होते हैं। हम सीधा स्टेशन से बिस्लेरी ले लेते हैं या फिर हैंडपंप से ले लेते हैं कहीं, वो पानी को शरीर में जितना हम गाड़ी से फास्ट जा रहे हैं उतना शरीर अनुकूलन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए वो पानी पिया जलगांव का और तुरंत आगे आ गया, तब तो बंबई आ गया हम सीधा। वहां का पानी बिल्कुल अलग है और हमने बहुत कम टाइम में वो रास्ता ये कर दिया। तो इसके लिए शरीर को जो चाहिए ना, उसके मैकेनिज्म तैयार करने को नहीं कर पाता। इसके लिए हमने देखा है, जितना ज्यादा आप पानी बदलते जाओगे हर स्टेशन पर, उतने ज्यादा शरीर को तकलीफ रहेगी, क्योंकि एक का कुछ TDS वाला होगा, दूसरे का कुछ pH वाला होगा, तीसरे का कैसा होगा, चौथे का कैसा होगा, 5वें का भारी होगा। तो हमने एक क्लू, गुरुजी मैंने बहुत प्रवास किया है। मेरा प्रवास 20-20 दिन तक होता था, तब जब प्रवास करते थे तब तो बहुत प्रवास होता था, मतलब दिनों तक प्रवास में रहते थे। तो हम क्या करते थे, पानी को गुरुजी ने बताया था कि आपको यदि लंबा प्रवास करना है और स्वस्थ रहना है, नहीं तो बीमार हो जाते हैं, तो कुछ कार्यकर्ताओं के नियम थे। उसमें कार्यकर्ता के पहले नियम में यह था, पानी हमेशा अपना ही रखना है। तो एक बैग हमारी कपड़े की होती थी जितने 10-15 दिन के, और उतनी ही बैग पानी की होती। तो 20 दिन का कपड़ा है और जितनी बैग भरे उतनी बैग का पानी होता था ले जाने पूरा। तो क्योंकि पानी बदले नहीं, तो हमने देखा कि तो कोई तकलीफ नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको प्रवास करना है उसको मिर्ची खाने को बताया है। विवेकानंद ने अपनी जीवन चरित्र में लिखा है कि मैंने इतना प्रवास किया तो एक मिर्ची के कारण, क्योंकि पानी बदलने से जो रोग होता है वो क्षमता मिर्ची में है। तो मिर्ची का अचार रखते थे पहले के, बाहर जाते थे तो मिर्ची का अचार था, उसके बड़े गुण थे। तो पानी जन्य या विपरीत आहार विहार से, जो बाहर के आहार विहार से चेंज होने वाले आहार विहार से जो रोग होते हैं, उसमें मिर्ची बहुत अच्छी औषध है। तो एक मिर्ची रखिए, पानी अपना रखिए, फिर बाद में जाकर जो अपना भोजन करते हैं उस तरह का भोजन यहाँ हो तो बेस्ट है वो प्रदेश, नहीं है तो कम भोजन कीजिए।
तो इस तरह का 3-4 कि आपकी भूख है मानो, उससे आपको कम भोजन करना है, क्योंकि आपके लिए वो सात्विय नहीं है वो आहार। आप वहां कुछ खाते हैं, यहाँ कुछ बदल गया है, तो वहां पर भी आपने इतना ही खाया तो फिर वो पचा नहीं पाएगा शरीर। इसके लिए इतने ध्यान आप रखिए तो प्रवास कर सकते हैं। जी के मिलन जी। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ, रक्त मोक्षण आपने कैसे बना करते हैं करके आपने चार्ट मिल सकता है? आपने बताया था, लिंक दे रहे हैं, बताया था मिल सकता उसका है? यस मैं रह गया है वो। मैंने वो लीच के बारे में बताया था, झलोका के बारे में बताया था, रक्त मोक्षण करने का। वो मेरा वीडियो आप देख लीजिए, मेहुल भाई आचार्य चैनल, वहां पर शिविर और शिविर के वीडियो सारे हैं, उसमें वो झलोका का प्रयोग है, आप देखेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी जी। अच्छा जी। दूसरा एक चीज है, ऋतु के बारे में आपने बताया था, ऋतु चार्ट दे रहे हैं करके, प्लीज। वो बना नहीं है अभी, लेकिन दे देंगे बनते। अच्छा जी। दूसरा जो वात बढ़ने से आपने मसाज करना बोला था, जिस जगह वात का ये रहेगा उस जगह मसाज करना, या सर में और पैरों में करना है? नहीं, पेन जहाँ रहेगा वहाँ। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। विक्रांत जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, आपने अभियंग के बारे में बताया था, तो ये अभियंग हमें मतलब पूरे शरीर का करना होता है, या फिर जहाँ पे पेन है सिर्फ, या जनरली अगर किसी को करना है, जिसको पेन नहीं है शरीर के अंदर, तो पूरे शरीर पर करना है। तो वो क्या कौन से तेल का हम उसके अंदर प्रयोग मतलब कर सकते हैं? ज्यादातर तो तिल तेल का कर सकते हैं। बाल रक्षा मसाज ऑयल हमारा आता है, जिसको बला अश्वगंधादि तेल हम कहते हैं, उसका कर सकते हैं। वो तो बच्चों के लिए या वो सभी के लिए? नहीं, बड़ों के लिए भी वही। अच्छा सर। तो दूसरा जैसे तिल का तेल होता है, वो मतलब सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं उसको? गर्मी में भी कर सकते हैं। तिल का तेल उतना उष्ण नहीं, इसके लिए गर्मियों में भी कर सकते हैं। देवांग जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ, आज के सेशन में आपने बताया कि जितने व्यक्ति कफ प्रधान रहेंगे, हाँ, उनकी आप पर्सनालिटी बताने वाले थे, लेकिन वहां से फिर वो थोड़ा डाइवर्ट पर्सनालिटी में आगे बताने वाले। ओके। कफ सब प्रकृति की बात है ना, तब कफ प्रकृति वाले का बताऊंगा, तब मैं उसकी पर्सनालिटी की बात करूंगा। जी ओके जी। कोई ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है। ओम नमः प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि पंच महाभूत के अनुसार जो है पंच दोष का आपने वो बना दिया, त्रिदोष का त्रिदोष का मतलब आयुर्वेद, मैंने नहीं बनाया, आयुर्वेद ने बनाया। तो उसी तरह से आचार्य जी, ये जो ये सत्व रज और तम है, तो इसको भी कैसे हम वो पंच महाभूत के अनुसार उसका ये करते हैं? मतलब कि जस्ट वो बाइफरकेशन बता देंगे कैसे कैसे वो उसका ये होगा? उसका एक अलग हम जब चैप्टर लेंगे, जब भी अभी सत्वरज तम का लिया नहीं है जी, सत्वरज तम का लेंगे ना, वो बड़ा विषय है। तो सत्वरज तम का लेने ही वाले हैं, तो हम तब बता देंगे जब मन आएगा, मन के 3 गुण आएंगे सत्वरज तम, अब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये सब बताएंगे। उसका कफ के क्या संबंध है ये बताएंगे। जी मुझे ये पूछना था, रस में हम जो अलग अलग महाभूत का जो कॉम्बिनेशन बताया है, वो जब मैं पढ़ रही थी तब ध्यान में आया कि पृथ्वी आकाश, जल वायु या जल आकाश, इनका कोई कॉम्बिनेशन से रस नहीं बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कॉम्बिनेशन हम दो महाभूत के ले रहे हैं, तो कुछ ही से बन के 6 रस बने, लेकिन ना तो चाहिए था उनके भी कॉम्बिनेशन से कोई रस बनना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, वो तो बनाने अब देखिए, वो तो ऐसी बात होती है, कोई बातें का ऐसा स्वभाव होता है। वो मैं एक उदाहरण बताता हूँ, कहाँ एंड आता है प्रश्नों का। एक मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न है। और वहां पर जैसे कोई कहता है कि नीम के ये गुण क्यों है, तो हम कहता है कि नीम कड़वा है, इसके लिए इसके ये गुण है। एंटीबैक्टीरियल ले लो, एंटीवायरल, कोई भी, ये कड़वा है इसलिए। तो लोग पूछते हैं कड़वा क्यों, तो हम ये कहते हैं कि इसमें पृथ्वी का उसका मात्रा ज्यादा, वो है, तो वो क्यों है। तो हम वो क्या होता है कि वो स्वभाव से है, बराबर, कि गुड़ मीठा क्यों है,
नीम कड़वा क्यों है, दरिया का पानी खारा क्यों है, इसका पानी ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वे वैसा क्यों है। तो उसका एक कारण होता है कि वो स्वभाव ही ऐसा है कि ये आकाश और जल मिलकर कुछ बन ही नहीं पाता है। आकाश और जल से किसी की उत्पत्ति नहीं है, वो दोनों के स्वभाव ऐसे नहीं है कि वो उत्पन्न कर सके। इसके लिए आयुर्वेद ने आकाश और जल से किसी का वो उत्पत्ति नहीं, दर्शन शास्त्रों ने भी नहीं बताई है आकाश और जल से किसी का। तो जो जहां मिलेगा, आप कहेंगे कि दो स्त्रियों से ही स्त्री की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, दो पुरुषों से पुरुषों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? तो पुरुष और स्त्री से उत्पत्ति होती है, ऐसा नेचर है। समझ गए ना? उसका कारण है कि ये दोनों नेचर ऐसा बना है, फिर उसके पीछे बहुत कारण है। इसके लिए आकाश और सभी से दोष बनेगा ऐसा जरूरी नहीं, सभी से कोई ना कोई तत्व बनेगा ऐसा जरूरी थोड़ा है। तो ये जरूरी नहीं है, ये तो दोनों मिलकर कफ का स्वभाव ऐसा देखा, शरीर में से निकलता था, उसका स्वभाव ऐसा देखा कि उसमें कौन सी महाभूत की प्रधानता है, और आयुर्वेद ने डिसाइड किया, बाद में शरीर में कफ बनने लगा, ऐसा नहीं। आयुर्वेद ने जब डिसाइड नहीं किया था तभी भी शरीर में कफ ऐसा ही बनता था। उसका एनालिसिस किया, उसमें बताइए इसमें ये है और इसमें पित्त में केवल अग्नि देखी जाती है, वायु में वात में वायु और आकाश देखा जाता है, फिर वो दोनों का और कुछ बनता है ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा है नहीं, इसके लिए नहीं बताया। जी रेणु जी। नमो नमो महोदय। हाँ, मुझे ये जानना है कि आपने कहा भोजन के बीच में हम थोड़ा पानी पी सकते हैं, तो कितना, मतलब आधा ग्लास या 1 ग्लास या पाव ग्लास, कितना पानी पी सकते हैं? थोड़ा, वो घूंट में होता है, 2-3 घूंट। ओके ओके, 2 गिलास तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी ओके, 2 घूंट। हाँ, धन्यवाद महोदय जी। एक प्रश्न था मेरा कि जैसे आपने बताया ना अभ्यंग के बारे में, लेकिन आपने साथ में ये भी बताया था कि जो विद्यार्थी है उनको नहीं करना चाहिए, तो इसका कुछ अलग से स्पेसिफिक रीजन है? विद्यार्थियों को अभ्यंग के लिए मना किया जैसे आपने बताया था। हाँ, अब देखिए आयुर्वेद में हर एक विषय को लेकर एक अवस्था विशेष का विवरण किया गया। सब नियम सबके लिए नहीं, कुछ नियम अपवाद है। पैथी में या एलोपैथी में खास करके देखिए तो हेलो, आपका वीडियो हो गया जी आचार्य जी। ओके, सही है, सही है। हाँ, सही है। आपका प्रश्न ये अच्छा है। आचार्य जी आपका आवाज कट रहा लगता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है आचार्य। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रहा है आचार्य जी। हाँ जी। तो एक जैसे नियम नहीं, जैसे एलोपैथी में क्या है, सबके लिए एक नियम, ऐसे सबके लिए एक नहीं होता है। अवस्था के लिए, बालकों के लिए अलग होता है, युवाओं के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग। तो सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग उसको नहीं करना है बालकों को, तो इसके लिए उसका कोई अलग तात्विक अर्थ है उसका कि बालकों को अभ्यंग क्यों नहीं करना है, उसके कारण है। तो रोज उसको अभ्यंग नहीं करना है, तो इसके लिए उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो शरीर न होकर शरीर के ऊपर का रखा गया है। इसके लिए उसको सन्यासी को अभ्यंग नहीं, बाकी के लोगों को अभ्यंग करना है, उसको शरीर और दोनों को साथ में चलते। तो दोनों का ये मतलब अलग अलग अवस्था के हिसाब से उसके नियम बनाए गए। हाँ आचार्य जी, अभी कहन बहुत क्वेश्चन है, अभी टाइम भी हो गया आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद भगत रावत जी, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे थे। और वो एक आपसे बोल रहा हूँ, भगत रावत जी जो है मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट है आपका, जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं ना अभी जो सुन रहे हैं, सबसे मोस्ट पंक्चुअल है। हर एक सेशन में 10 मिनट पहले जुड़ जाते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह। बहुत धन्यवाद भगत जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आचार्य जी, तो हम लोग जो है इस फ्राइडे कौन सा सेशन करेंगे आचार्य जी? मैं कल विचार करके बताता हूँ फ्राइडे का। आप विरुद्धाहार बोले थे, आप बोले थे मैं विरुद्धाहार बोला था, लेकिन शायद ऐसा है कि फ्राइडे में कदाचित न रहूं, तो कल मैं बताता हूँ, बाहर जाना है। फ्राइडे का मैं बता दूंगा। इस फ्राइडे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो अगले फ्राइडे। आपसे ये और एक जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं, एक
वैदिक कैलेंडर का। हमें जो है वो नक्षत्र पता नहीं, शरद ऋतु पता नहीं, मास पता नहीं। हम सबको जो है पहले ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आचार्य जी, एक सेशन होने से आयुर्वेद के लिए, कृषि के लिए, दोनों के लिए यूज होगा। एक वैदिक कैलेंडर का जो मस्त वैदिक कैलेंडर का करते हैं एक सेशन में, जल्दी ही आपको टाइम बता देता हूँ, ठीक है? यस आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको क्षमा कीजिए, बहुत लेट हो रहे हैं। शिव प्रसाद जी को भी सिंगापुर में 1 बज रहे हैं, तो 1 बज रहा है। 1 बज रहे हैं, तो हम लोग कल मिल रहे हैं गुरुकुल से। गुरुकुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबसे जो है विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, तो गुरुकुल वापस लेके आने से भारत विश्वगुरु बनेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। हम लोग जो है एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक रहना है, वो लेवल का एक यूनिवर्सिटी हम लोग बनाना है गुरुकुल को, वही संस्कृत आर्य गुरुकुल को हम लोग वो लेवल तक लेके जाना है। हम सब लोग, आप सबका हेल्प चाहिए इसमें, आप सबका हेल्प चाहिए। प्लीज हम लोग मिलके कुछ करेंगे अपने भारत के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिल रहे हैं हम लोग रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।